हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो लास्ट हमने पॉलिटी का टेस्ट पेपर देखा था जो कि यूपीपीसीएस 1 का टेस्ट पेपर था। अगर अभी आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको भी देखिए जाकर। 35 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे हम 36 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इसके अलावा आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी कराए जा रहे हैं चैनल पर। और मॉक टेस्ट जो हैं वो पहले मैंने बायोलॉजी का कंप्लीट करा दिया था, मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। और ये जो है आपका पॉलिटी का टेस्ट पेपर एक पार्ट हो चुका है, दूसरा इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और इसी के साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ईयर वाइज हैं, यानी कि 2025, 2024, 2023, इस तरीके से भी मैं चैनल पे कराने वाली हूँ। तो आप चैनल पे बने रहिए एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलरली जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं प्रीलिम्स 2026 के कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको मिलते रहेंगे एंड काफ़ी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं इस चैनल से जुड़ के, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर अच्छे से कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चंस तक हमने देख लिया था, 36 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बिकम वेकेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस, द वाइस प्रेसिडेंट शैल अंडर आर्टिकल 56 1C परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि क्या अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है, उनके टर्म का कंप्लीशन हो जाता है एंड अभी इलेक्शन नहीं हो पाया है दूसरे प्रेसिडेंट का, तो उस केस में क्या जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो उनका जो कार्यभार है वो संभालेंगे। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट नहीं, जो अभी प्रेसिडेंट थे, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो अभी ऑफिस जो जिन्होंने संभाल रखा था वही इस ऑफिस को संभालेंगे। क्यों? क्योंकि यही जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है एंड वो जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते तब तक वो प्रेसिडेंट जो पहले वाले थे वही उनका कार्यभार संभालते हैं। ठीक है। दूसरा है, इन केस ऑफ पासिंग ऑफ एन इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ और इज रेजिग्नेशन, ही शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द इलेक्शन ऑफ अ न्यू प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 65(3). तो होता क्या है, जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है या फिर प्रेसिडेंट खुद ही रिजाइन कर देते हैं, उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो उनका कार्यभार संभालते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है। पहले वाले में क्या था कि जब तक उनका टर्म जो है मतलब टर्म उनका कंप्लीट हो चुका है, बट अभी जो है इलेक्शन नहीं हुआ है, नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुए हैं, तो उस केस में जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे वही इनकम्बेंट प्रेसिडेंट उनका कार्यभार संभालेंगे। और सेकंड वाले केस में क्या है कि अगर इम्पीचमेंट के केस में या फिर प्रेसिडेंट ने खुद ही रिजाइन कर दिया है, उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत हैं यहाँ पे जो लिखे गए हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं, नाइदर वन नॉर टू इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो है प्रेसिडेंट और उनका टर्म मैच करना है, तो देखिए इसमें फखरुद्दीन अली अहमद एंड संजीवा रेड्डी एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, ये सारे दिए हुए हैं। तो प्रेसिडेंट को अगर हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, बिहार से, वो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। उनके बाद में सेकंड नंबर पे कौन आए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। फिर थर्ड नंबर पे जाकिर हुसैन बने। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेट होगी वो सबसे पहले होगी, यानी कि जो 1967 से 1969 जो ये फोर्थ ऑप्शन है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का टर्म है। अच्छा, इनके बाद में बीबी गिरी बने थे, तो 1969 से 74 ये इनका हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद, इनका 1974 से 1977 हो जाएगा एंड संजीवा रेड्डी का 1977 से 1982 हो जाएगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर ऑफिशियल एक्ट। सही है। नो कोर्ट कैन कंपेल द गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। ये भी सही है। गवर्नर मस्ट गिव 2 months नोटिस इन राइटिंग बिफोर इनिशिएटिंग सिविल प्रोसीडिंग फॉर पर्सनल एक्ट। ये भी सही है। द कोर्ट्स आर ऑथराइज्ड टू एग्जामिन द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो देखिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर किसी मिनिस्टर को कोई एडवाइस दे रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो उस केस में कोर्ट जो है वो एग्जामिन नहीं कर सकता उनके डिसीजन को या उनके एडवाइस को। ठीक है।
तो डी वाला जो है ये गलत हो जाएगा एंड इसमें नॉट ट्रू ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है क्या वो सेकंड हाईएस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट को होल्ड करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो हाईएस्ट पोजीशन मानी जाती है और पहले जो सिविलियन होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो सबसे जो हाईएस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट है वो प्रेसिडेंट की है क्योंकि अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी देखें तो सबसे पहले प्रेसिडेंट होते हैं एंड सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है ही हैज नो फॉर्मल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद द पोजीशन। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, बट स्टिल उनकी कोई फॉर्मल ड्यूटी नहीं है। थर्ड है परफॉर्म दी फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस। तो ये भी सही बात है कि जब वो नहीं होंगे उनकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट उनका कार्यभार संभालेंगे। एंड फोर्थ ये तो अभी हमने देखा था कि रेजिग्नेशन के केस में भी या फिर रिमूवल के केस में यानी कि जो इम्पीचमेंट होता है या डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की तो उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट ही उनका कार्यभार संभालते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे जो हैं ऑल फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज collectively responsible to the Lok Sabha under a constitutional obligation according to Article 75 subclause 3 according to Article 74 subclause 3। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा एंड ये एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 74 सब क्लॉज 3 का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल सही आपके स्टेटमेंट्स हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको कैग का आर्टिकल पता होना चाहिए। तो कैग का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 148। ठीक है, बाकी कैग के बारे में कुछ और भी डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए कैग का जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है या 65 ईयर्स का, यानी कि या तो वो 6 साल के लिए जो है अपना कार्यभार संभालेंगे या फिर वो जब तक 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दूसरी चीज कि एक बार जो उनका टर्म एक्सपायर हो जाता है फिर वो फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। इसमें ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द कैग ही इज एलिजिबल टू कंटिन्यू इन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सही नहीं है क्योंकि एक बार उनका टर्म खत्म हो जाता है उसके बाद में फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो सी वाला जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी द सैलरी ऑफ कैग इज पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो नॉट करेक्ट पूछा था तो सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। कॉलिंग समवन टू द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज मियरली अ पॉलिटिकल डिसीजन, ठीक है। अगर किसी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है वो दिया जाता है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, बिल्कुल सही है। सेकेंड, इट डज नॉट कॉन्फर एनी पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन हिम, तो क्या उनको प्राइम मिनिस्टर की कोई पावर दी जाती है? नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं, मतलब इनका कोई रीजन एक दूसरे से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद में अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बताना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोर देन वंस जो रहे हैं अपने पॉलिटिकल करियर में, तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी एंड अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू हैं वो भी रहे हैं बट क्या है ना कि वो एक सीक्वेंस में रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ऐसा नहीं था कि उनके टर्म में कोई गैप रहा हो। ठीक है, और यहाँ पे हमें बताना है कि मतलब अलग अलग टाइम पे मोर देन वंस वो रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू तो लगातार ही रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी तो ये अलग अलग टर्म के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यानी कि सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। Which one of the following statements about elections to the Lok Sabha is not correct? Elections are held on the basis of adult suffrage, सही statement है। Elections are conducted by the Election Commission, सही है। The list of voters for elections is prepared under direction and control of the president. No. The list of voters for election is prepared under the direction and control of Election Commission of India. ठीक है,
तो ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 324, ठीक है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट प्रोवाइड्स द नेसेसरी स्टाफ टू द इलेक्शन कमीशन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। ठीक है, तो ये तो बात सही है कि प्रेसिडेंट जो है नेसेसरी स्टाफ प्रोवाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स फंक्शंस वगैरह के लिए। पर जो लिस्ट ऑफ वोटर्स इलेक्शन के लिए जो ये प्रिपेयर करने का काम है, इलेक्टोरल रोल का जो काम है, वो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। ठीक है, इस बात को हमें समझना होगा। लोकसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, गवर्नर का इलेक्शन है, हर केस में जो लिस्ट ऑफ वोटर्स ये सब जो इलेक्शन के लिए जो प्रिपेयर किया जाता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है इस क्वेश्चन को। देखिए, जैसे किसी भी क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, इस चीज पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये पढ़ते हैं कि करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, बट लिखा क्या था, नॉट करेक्ट लिखा था, और हमने जो सही है वो मार्क कर दिया और पूछा कुछ और गया था। तो ऐसी जो सिली मिस्टेक है वो एग्जाम में करने से अवॉइड करना है। और अभी अब अगर हम ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे तो एग्जाम में भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए नॉट जैसे ही आए उसको तुरंत जो है गोले में कर लो और जो है फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो पहला स्टेटमेंट है, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू द राज्यसभा अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि राज्यसभा के इलेक्शन के लिए पर्सन की एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 होनी चाहिए। देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पर्सन की जो एज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 21 ईयर्स होनी चाहिए। देन ग्राम पंचायत के लिए उसमें पर्सन की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो देखिए, जो सी है वो सही नहीं है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी जो एज चाहिए रहती है वो चाहिए रहती है 25, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लोकसभा के लिए कितनी एज चाहिए, 25, राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए, 30 चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 चाहिए, देन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 ईयर्स चाहिए, ठीक है। ऐसी ग्राम पंचायत के इलेक्शन के लिए 18 ईयर्स चाहिए। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, तो सी वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द पोस्ट इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, वो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। जो जॉइंट पोस्ट का बताया जाता है, जॉइंट पोस्ट के लिए, जॉइंट पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये वाला आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो है, जॉइंट पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट हैज पावर टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ आइदर हाउस। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ 33% सीट फॉर विमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स डज नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो क्या विमेन का जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में हो, क्या वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको पता है कि 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो बेसिकली विमेन के 33% रिजर्वेशन के लिए है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉन्टेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज कैन एलोकेट 33% ऑफ द सीट्स दे कॉन्टेस्ट फॉर वुमेन विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बात की जाए जो कॉन्टेस्ट कर रही हैं, उस केस में 33% सीट्स जो है बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कोई कॉन्टेस्टिंग विमेन के लिए प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए। तो पहला रॉन्ग हो जाएगा एंड सेकेंड वाला जो है वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन इंक्लूड एनी पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट के पास में राइट है कि वो किसी लॉ को जो है 9th शेड्यूल में रख सकती है, ठीक है। सेकेंड है, द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ इंक्लूडिंग इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी टेस्टेड बाई एनी कोर्ट एंड नो डिसीजन कैन बी गिवन ऑन इट। तो देखो, हमें पता है कि 9th शेड्यूल में आपका ये जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू आपका कब से ये लागू हुआ है, तो ये आपका हुआ है 24 अप्रैल 1973 से, ठीक है। अब ये इसमें कह रहे हैं कि इट कैन नॉट बी टेस्टेड, तो ये गलत है, तो ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, यानी कि ओनली वन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डज द लोकसभा हैव एक्सक्लूसिवली एज कंपेयर टू द राज्यसभा। ऐसी कैसी पावर्स हैं लोकसभा की जो एक्सक्लूसिव पावर्स हैं वो राज्यसभा के पास में नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहला है, मनी एंड फाइनेंस बिल्स कैन बी ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, ये हमें पता है कि जो मनी या फाइनेंस बिल हैं वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। सेकंड है, रिगार्डिंग द रिपील और अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। मनी बिल्स का जो रिपील या अमेंडमेंट होता है वो भी बिल्कुल सही है। लोकसभा की ही ये पावर होती है। थर्ड है, रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो जो अभी हमने देखा था आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3, वो बेसिकली किस चीज से रिलेटेड था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, नॉट टू द राज्यसभा। यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। बट जो फोर्थ है, रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये आपको पता है ये एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा की, ना कि लोकसभा की। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनस्टेयर्ड क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द हाउस बाय अ मेंबर हु विशेस टू रिसीव एन ओरल आंसर एंड विच इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ एन एस्टेरिस्क। देखो, सबसे पहले जो अनस्टेयर्ड क्वेश्चन होता है या अनस्टार्ड क्वेश्चन, वॉट एवर यू कॉल इट, तो जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है वो ओरल आंसर नहीं, वो बेसिकली इट विश टू बी रिटन आंसर। ठीक है, जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत हो गया। सेकंड है, क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मेंबर व्हेन कॉल्ड बाय द चेयरमैन फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर क्लैरिफिकेशन। तो फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए जो भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो क्या होता है बेसिकली ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड लास्ट है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो ये पूछे जाते हैं, तो ये ओरल आंसर प्रोवाइड करते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 14 क्लियर डेज, तो ये भी सही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमारा बी आंसर यानी कि 2 एंड 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन जनरल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन आर। तो देखिए, जब फाइनेंशियल लेजिस्लेशन होता है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में बताना है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट सही है, डिस्कशन ऑन द बजट, देन पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, ये भी सही है। वोट ऑन अकाउंट नहीं होगा, देन पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल, ये भी सही है। बस वोट ऑन अकाउंट नहीं होगा, बाकी सारे फाइनेंशियल लेजिस्लेशन के बिल्कुल सही स्टेप्स हैं। ठीक है, तो बस उसी को हमें एलिमिनेट करना था वोट ऑन अकाउंट के लिए। वोट ऑन अकाउंट को तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसाइडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एज पर द वारंट ऑफ प्रेसिडेंट। जो मैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात कर रही थी, जिसमें आपके प्रेसिडेंट सबसे पहले होते हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इस तरीके से एक पूरा सिक्वेंस होता है। ठीक है, तो उसमें जो है अरेंज करना है जो दिए हुए हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दिया है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए, सबसे जो इनमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पहले आएंगे वो हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आएंगे। उनके बाद आएंगे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आएंगे एंड उसके बाद सबसे लास्ट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे। ये आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को अगर एक बार देख लेंगे ना पूरी लिस्ट को, तो समझ में आ जाएगा कि कौन जो है बड़े होते हैं पोस्ट में उस पर्टिकुलर प्रेफरेंस में, और कौन जो है वो नीचे होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग ये होता है। चलिए, the writ of prohibition is issued by the superior court to prevent any inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction or acting contrary to the rules of natural justice to an inferior court or body exercising judicial or quasi-judicial functions so as to transfer the record of proceedings in a suit for its review, where he may require any person to show under what authority he hold his office to any authority to produce any person illegally detained before a court for trial। देखिए, जो प्रोहिबिशन रिट है ये बेसिकली कोई सुपीरियर कोर्ट इशू करता है किसी भी इंफीरियर कोर्ट को, एक तरीके से ना आप कह सकते हो कि डंडा देना, कि भाई जो है ज़्यादा अपने ज्यूरिसडिक्शन को डिले मत करो, ज़्यादा उसको एक्सीड मत करो, एंड जल्द से जल्द कोई एक्शन लो, एंड जो भी एक्शन लो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करो। कौन कहता है? सुपीरियर कोर्ट कहता है इंफीरियर कोर्ट से। ठीक है, तो एक नेचुरल जस्टिस देना है। ठीक है, इसके लिए जो है क्या है ना कि जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता है ना, उसी तरीके से प्रोहिबिशन रिट के थ्रू सुपीरियर कोर्ट जो है इंफीरियर कोर्ट को
कहता है कि तुम अपने जुरिस्डिक्शन को ज्यादा एक्सीड मत करो, ठीक है। और एक नेचुरल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करो। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, अब हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिमूवल के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। अ मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ ए जज फ्रॉम हिज ऑफिस कैन इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सही है कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो वो प्रोसीडिंग किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस की जाती है। फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज, अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द नेक्स्ट सेशन। नॉट इन द नेक्स्ट सेशन बट एक्चुअली इन द सेम सेशन। जो जज का रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट सेम सेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है वो सही है एंड सेकंड गलत है। एंड इसमें इनकरेक्ट पूछा था, ये मैं कह रही हूँ बार बार, नॉट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट ये जब पूछा जाता है तो ये हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि करेक्ट पूछा होगा, अब यहाँ पे क्या है, आप ओनली वन लगा दोगे एंड इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा ना, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये क्वेश्चन आता था या नहीं आता था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को ध्यान से देखें कि नॉट करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, अब जैसे इसमें इनकरेक्ट पूछा था तो ओनली टी टू यानी कि बी जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इट इज मैंडेटरी टू हैव एटलीस्ट 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, देयर शुड बी एटलीस्ट 3 meetings ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ ईयर एंड देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 4 months बिटवीन एनी टू सेशंस। देखिए, जो पहला है उसमें क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की किसी भी प्रोसीडिंग में एटलीस्ट 10% टोटल नंबर मेंबर्स मैंडेटरी होते हैं। कितने परसेंट? 10%। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 3 meetings ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ ईयर एंड देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 4 months बिटवीन एनी टू सेशंस। तो दो सेशन के बीच में जो गैप होता है वो 6 months का होता है, ना कि 4 months का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों ही स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एंड इस अकॉर्डिंग ये फैक्चुअल डिटेल गलत होने की वजह से ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। फिर है, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट and should be a neutral person who does not have a strong political affiliation or has not participated in politics in the recent past। ठीक है, तो पूछा गया है कि गवर्नर जो हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट के बाहर के होने चाहिए और वो एक न्यूट्रल पर्सन होने चाहिए, उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइनेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें ये किस पर्टिकुलर आपके उसमें दी गई हैं, किस कमिटी ने या किस कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी हैं, तो ये है सरकारिया कमीशन 1983 एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके सेंटर स्टेट रिलेशन से भी रिलेटेड है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा है सरकारिया कमीशन, तो इसको कमिटीज वगैरह को ध्यान से देखना है। ठीक है, अब गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में कुछ और भी बातें होती हैं, जैसे कि गवर्नर जो हैं वो दो से ज्यादा स्टेट्स के गवर्नर हो सकते हैं, वो आउट ऑफ द स्टेट होने चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए एंड वो किसी के फेवर में नहीं होने चाहिए, किसी भी पार्टी के, वो न्यूट्रल पर्सन होने चाहिए। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो गवर्नर से रिलेटेड होती हैं क्योंकि वो एक तरीके से ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इंटरमीडिएट होते हैं, तो उनका किसी पर्टिकुलर पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी और पार्टी से हो एंड स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी से हो, तो इसलिए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट मेथड फॉर एस्टैब्लिशिंग और एबॉलिशिंग द सेकेंड हाउस इन द स्टेट। सेकेंड हाउस का मतलब क्या हो गया आपका, राज्यसभा। ठीक है, फर्स्ट हाउस लोकसभा, सेकेंड हाउस राज्यसभा। So, a resolution passed by the Lok Sabha by a simple majority, a resolution passed by the Legislative Assembly of the concerned state by a simple majority, a resolution passed by the Legislative Assembly of the concerned state by an absolute majority and by a law passed by Parliament, a resolution passed by the Lok Sabha by an absolute majority। तो इसका सही आंसर होगा, a resolution passed by the Legislative Assembly of the concerned state by an absolute majority and by a law passed by parliament। अब ये जो
एवोल्यूशन होता है सेकेंड हाउस का, ठीक है, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू होता है, तो वो होता है आर्टिकल 169। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो एवोल्यूशन ऑफ सेकेंड हाउस ये आपका रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए, consider the following statements. The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his her office if he ceases to be a member of the Legislative Assembly. ठीक है. Whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall immediately vacate his her office. No, ऐसा नहीं होता है कि वो immediately vacate कर देते हैं ऑफिस को, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही है क्या, कि स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज हर ऑफिस इफ ही शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर उनको सीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है वो सही है बट सेकंड गलत है, और यहाँ पे सही पूछा था तो ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा। ए फेडरल पॉलिटी इंक्लूड्स रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, फेडरल फेडरल पॉलिटी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट सही है, रिलेशन बिटवीन स्टेट्स ये भी सही है, मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन ये भी सही है, एंड मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। ठीक है, तो सारे के सारे सही हैं, यानी कि 1 2 3 एंड 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज what is the role power of the gram sabha in the areas covered under the panchayats extension to the schedule area act 1996? यानी कि जो पेसा एक्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि क्या इसमें रोल पावर होती है ग्राम सभा की। द ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज। The Gram Sabha has ownership of minor forest produce. The recommendations of Gram Sabha is necessary for granting mining lease or prospecting license for any mineral in scheduled areas. ठीक है, तो ये सारी की सारी जो पावर्स हैं पेसा एक्ट 1996 के अंडर में ग्राम सभा की हैं, एंड ये सारे के सारे सही हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे सही हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाउ डज पार्टिसिपेटरी बजटिंग अटेम्प्ट टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल? ठीक है, by allowing citizens to discuss and negotiate the distribution of public resources, by allowing citizens to directly decide how and where resources are spent, and by allowing historically excluded citizens to access important decision making spaces। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा थर्ड ओनली होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Which of the following statement related to panchayat is not correct? The legislature of a state may by law make provision regarding the composition of panchayats। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वही तो बेसिकली डिसाइड करेगी कंपोजिशन ऑफ पंचायत। ठीक है, एंड पंचायत एरिया मींस टेरिटोरियल एरिया ऑफ ए पंचायत, ये भी सही है। ग्राम सभा कंप्राइज ऑल पर्सन जो कि वोटर लिस्ट में आ रहे हैं विलेज के, उन सभी को इंक्लूड कर लिया जाता है ग्राम सभा में, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये गलत है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की कितनी क्या पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब की क्या पॉपुलेशन है, उसी बेसिस पे ही उनका जो रिजर्वेशन होता है सीट्स का वो होता है। और इसमें क्या है, नॉट करेक्ट पूछा था तो डी हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नहीं पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन होता है वो उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं एमपी के बारे में, ठीक है, तो एमपी में शेड्यूल ट्राइब्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे वहां पे रिजर्वेशन भी बहुत होते हैं। ठीक है, अब किसी स्टेट में शेड्यूल कास्ट ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यूपी में शेड्यूल कास्ट ज्यादा है, तो उसी हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन भी दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है कमिटी दी गई है एंड इनके ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट बताना है, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली पंचायती राज से रिलेटेड है और ये 1957 में अपॉइंटमेंट हुआ था इस पर्टिकुलर कमिटी का। अशोक मेहता कमिटी 1977, ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको इसका ईयर पता ही होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एलएम सिंघवी कमिटी 1986, डीपी के ठंगन कमिटी 1988, तो ये सारे बिल्कुल सही मैच हो रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा। ठीक है,
The Public Account Committee consists of members of Lok Sabha and Rajya Sabha and some eminent person from the field of industry and trade. देखिए, अगर इसमें ये नहीं ऐड किया होता ना कि some eminent person from the field of industry and trade, तो ये स्टेटमेंट भी सही होता, क्योंकि इसमें खाली लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। टोटल पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 15 आपके लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के 7 होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, इसकी वजह से ये गलत हो गया। एंड फर्स्ट वाला जो है, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली वन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, माइनॉरिटी का कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सही बात है, उसको डिफाइन भी नहीं किया गया है, उसको मेंशन भी नहीं किया गया है। बट माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी सही है कि माइनॉरिटी कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है माइनॉरिटी कमीशन जो है। अब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट क्या इनका एक दूसरे से कोई लेना देना है? नहीं है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 100 नॉन नोटिफाइड लैंग्वेजेस इन इंडिया विच आर स्पोकन बाय एटलीस्ट 1 लाख और मोर पीपल। ठीक है, there are 42 languages in India which are spoken by less than 10,000 people and are considered endangered, ये भी सही है। दैट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, अब ये कहाँ पे? ये मैसूर में है। ठीक है, तो एक यहाँ पे ना स्टेटमेंट, जो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस ये कहाँ पे है? ये मैसूर में है। ठीक है, इट इज वर्किंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दीज इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू सुपरिटेंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शंस टू द पंचायत बिसाइड्स प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स, ये भी सही है, क्योंकि पंचायत के कॉन्टेक्स्ट में तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही तो करेगी सारे काम। और जैसे कि आपके लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब के इसमें कौन था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पंचायत के कॉन्टेक्स्ट में कौन है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन एनी मैनर whosoever unless he resigns himself or his term of office expires। और नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी, जैसे हाई कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, ऐसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का भी रिमूवल होता है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट अगर हम एलिमिनेट कर दें तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। Consider the context of recognition of political parties in India. To be recognized as a national party, a political party must secure 6% of the total ballot votes polled in the Lok Sabha elections or 6% of the total ballot votes polled in the assembly elections of 4 states and win at least 4 seats in the Lok Sabha election. To be recognized as a state party, a political party must secure 6% or more of the total valid votes polled in the state assembly elections and win at least 2 सीट्स। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपके ये पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछा गया था एंड ये दोनों सही हैं, तो बोथ 1 एंड 2 बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसमें मैच करना है, ये अमेंडमेंट एक्ट्स हैं। ठीक है, तो देखो, जो 69th अमेंडमेंट एक्ट है 1991 का, ये किससे रिलेटेड है? ग्रांटिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी स्टेटस टू दिल्ली, यानी कि फिफ्थ वाला जो है ना, ये 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 से रिलेटेड है। और ये कई बार प्रीवियस ईयर में भी पूछा है, 69th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये इससे रिलेटेड हो गया, एनसीटी दिल्ली। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन 75th अमेंडमेंट एक्ट 1994। ठीक है, तो इसका बताना है। ए का फिफ्थ हो गया, और इसका बताना है 75th अमेंडमेंट एक्ट 1994 का। तो ये हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लैंड, स्टेट लेवल लैंड ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये वाला जो है, नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसका हो जाएगा acceptance of the recommendation of the 10th finance commission। एंड फिर लास्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये है आपका नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना कि सारे आपको नहीं पता होते हैं, बट अगर आपको एक दो भी पता है
तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि अगर किसी को ये पता है कि ए का फिफ्थ है एंड डी का टू है, ठीक है। अब ये जो 69th वाला, ये तो हम लोग प्रीवियस ईयर में देखते ही हैं, ये एनसीटी दिल्ली से रिलेटेड है, ठीक है। और डी का क्या बताया, टू, यानी कि जो 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000 है, ये नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश। तो अगर ये दो भी पता है तो भी आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको सारे के सारे पता होने ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम में नॉलेज से भी ज्यादा जो है ट्रिक की जरूरत पड़ती है, एग्जाम तभी निकलता है। फिर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्क ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू अलाउ विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए, फाइनेंस कमीशन का ये काम नहीं होता है टू अलाउ विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन के जो काम है देख लेते हैं, इनमें कौन कौन सही है। टू डिवाइड द टैक्सेस रिसीव्ड अमंग द स्टेट, ये सही है, ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का, टैक्स को डिवाइड करना स्टेट में। कंसिडर ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम स्टेट फॉर ग्रांट इन एड, ये भी सही है। टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन वेदर द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर कलेक्टिंग टैक्सेस एज पर प्रोविजन ऑफ द बजट, ये भी सही है। इसलिए आपको फाइनेंस कमीशन के जितने भी फंक्शंस हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस को जो बांटा जाता है, ठीक है, डिवाइड किया जाता है, वो काम बेसिकली फाइनेंस कमीशन का होता है। लेकिन ये टू अलाउ विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये नहीं है। तो फर्स्ट वाले को एलिमिनेट करेंगे अगर, तो सेकेंड एंड थर्ड सही हो जाएगा। टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन वेदर द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर कलेक्टिंग टैक्सेस एज पर द प्रोविजन, ये मेरे ख्याल से मॉनिटर एंड रिपोर्ट करना, ये काम भी नहीं होता है फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। ये काम भी फाइनेंस कमीशन का नहीं होता है, तो बिल्कुल सही बताना है इसमें। तो सेकंड एंड थर्ड यही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। Which of the following statement is are correct regarding Article 21 of the Constitution of India? तो देखो, Article 21 is violated when under trial prisoner are detained in judicial custody for an indefinite period, ठीक है। Right to life is a fundamental human right and even the state does not have the power to encroach upon its right। हाँ, इतनी ज्यादा जो है वैल्यू इस राइट को दी जाती है, राइट टू लाइफ को, और ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। Next है, the right of a woman to exercise reproductive choice under Article 21 is not a dimension of personal liberty। ये basically personal liberty ही होती है, right of a woman to exercise reproductive choice, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें थर्ड वाले को एलिमिनेट कर देना है, और इसमें पूछा है करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ठीक है, थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दिया इसमें। फिर है, why was constitutional amendment required to introduce GST? ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ गई थी। द स्टेट वर नॉट विलिंग टू एग्री विद द यूनियन टू इंट्रोड्यूस जीएसटी विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी वाज टू बी इम्प्लीमेंट ऑन ए कॉन्करेंट बेसिस एंड आर्टिकल 246 वाज इनएडिक्वेट फॉर सच अ केस। हाँ, ये जो आर्टिकल 246 है ना, इसी में अमेंडमेंट हुआ था, तो बी वाला जो है ये बिल्कुल सही है। इसीलिए ये पर्याप्त नहीं था, इसलिए अमेंड करके जो है जीएसटी को लागू किया गया। अब आप मुझे बताएंगे कि जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो किस ईयर में हुआ है, ठीक है। जीएसटी आया था किस ईयर में आया था, डेट के साथ में, क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्वियसली आ सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड यूपीपीसीएस में बिल्कुल पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली रिट से रिलेटेड है। इट empowered द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 32 सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है टू इशू रिट्स, ठीक है। जब कोई राइट वायलेट होता है किसी भी इंसान का, तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है, ना कि हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट का जो रिट इशू का जो है प्रोविजन, वो आर्टिकल 226 में है, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं स्टेटमेंट। तो पहला तो गलत हो गया एंड इसमें गलत ही पूछा था, बाकी भी देख लेते हैं। बी, इट इज इंक्लूडेड इन सेक्शन थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज देयर फॉर अ फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 को, यानी कि ये जो होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है, ये भी पता होना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल इट द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो मैं बात कर रही थी वही इसमें आ गई। वेयर नो फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड द एग्री पर्सन डज नॉट हैव द राइट टू फाइल ए कंप्लेंट अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। अगर कोई वायलेशन हुआ ही नहीं है फंडामेंटल राइट का, तो रिट इशू नहीं हो सकती, आर्टिकल 32 के अंडर में कंप्लेंट फाइल नहीं की जा सकती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
इसमें सिंपली हमें शेड्यूल्स को मैच करना है, यानी कि जो पार्ट फोर्थ है वो किससे रिलेटेड है। तो ये बेसिकली सीट्स इन राज्यसभा, सॉरी पार्ट नहीं, शेड्यूल शेड्यूल फोर जो है वो सीट्स इन राज्यसभा से रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। फिर है शेड्यूल सिक्स, ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपके ट्राइबल एरिया से, ठीक है। फिर शेड्यूल एट जो है ये लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, जो आपके 22 लैंग्वेजेस हैं, वो आपका ये शेड्यूल एट्थ में आ जाता है। देन शेड्यूल नाइन किससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से, जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही बन जाएगा वो बनेगा थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 371 ए टू 371 आई were inserted in the Constitution of India in view of the territorial demands of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल अगर आपने किसी ट्रिक से इसको याद किया है तो बिल्कुल ये सही है। आर्टिकल 371 ए से लेके 371 आई तक ये बेसिकली होता क्या है, स्पेशल प्रोविजन होता है फॉर सम स्टेट्स, तो इनको इसमें रखा गया है। एंड नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैव मोनार्की बट सिटीजनशिप इज सिंगल, तो गलत है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सिटीजनशिप होती है वो सिंगल होती है, बट यूनाइटेड स्टेट्स में डबल सिटीजनशिप होती है, यानी कि जो बेसिक जो नेशन की होती है वो अलग होती है, एंड जो स्टेट की होती है वो अलग होती है यूनाइटेड स्टेट में, बट इंडिया में जो सिटीजनशिप होती है वो सिंगल होती है। थर्ड है, अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप, तो ये तो गलत बात है। सिटीजनशिप किसी की भी जा सकती है, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं उसकी वजह से सिटीजनशिप कभी भी जा सकती है, नेचुरलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट ओनली, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है गाइस, और इसी तरीके से आगे भी हम लोग टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करते रहेंगे जब तक आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 नहीं आ जाता है। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग यूपी स्पेशल को, जो आपका पेपर 5 एंड पेपर 6 है मेंस में, ठीक है, क्यों ना हम उसकी भी क्लासेस जो है वो कंडक्ट कराएं, उससे रिलेटेड जो है आंसर राइटिंग एंड नोट्स वगैरह के बारे में बात करें। अगर ऐसा कोई आपका सजेशन है, आप लोग चाहते हैं ऐसा कुछ हो चैनल पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, बिकॉज अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ही हम लोग ऐसा कुछ स्टार्ट करेंगे। और हाँ, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो मैं कराऊंगी ही प्रीलिम्स के लिए ईयर वाइज, और ये टेस्ट पेपर्स भी आपके आते रहेंगे इस चैनल पर, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, थैंक यू।